अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है। आज हम पाकिस्तान के इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं उनको कुछ डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियोस होंगी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूं, जिसको आप अपने ऐसे में, आप अपने करंट अफेयर्स में, आप पाकिस्तान अफेयर्स के कोई इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें आप ना इन्हें यूज़ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। हिस्ट्री के अंदर ओवरऑल जो इकॉनमी है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। लेकिन ओवरऑल दुनिया की हिस्ट्री के अंदर दो इवेंट्स इस तरह के गुजरे हैं कि जिन्होंने एक बार दुनिया को शॉक दिया, और उससे ना इकॉनमी को जो है वो एक फोर फ्रंट पे दुनिया को लाना पड़ा। वो दो इवेंट्स थे जी। पहला था 1929 के अंदर यूएस के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और तकरीबन $30 बिलियन का लॉस हुआ यूएस को सिर्फ कुछ हफ्तों में। और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक रिसेशन आई। और मतलब कि ये ना हम इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे यूएस हिस्ट्री और आईआर के लेक्चर्स में। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इवेंट था, इस एक इवेंट ने, ग्रेट डिप्रेशन के इस इवेंट ने ओवरऑल दुनिया के ऊपर ये बावर करवाया दुनिया को कि इकोनॉमी को हमें पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए, मतलब कि इसको हमने इन द फोर फ्रंट रखना चाहिए। दूसरा बड़ा जो इवेंट था वो था रशियन, जो सोवियत यूनियन था, जब उसकी डिफीट हुई और यूएस ने एक यूनिपोलर मोमेंट इंजॉय किया और एक एज ए सुपर पावर बन के उभरा। एक इकलौता, मतलब कि कंट्री ऐसा था जिस वक्त के कोई और दूसरी बड़ी पावर जो थी वो नहीं थी, जब सोवियत यूनियन को डिफीट हुई, जो उसको शिकस्त हुई। उसकी भी शिकस्त का बड़ा मसला ये था कि उसके पास जो इकॉनमी थी उसकी वो बैठ गई थी। वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था कि वह यूएस को सपोर्ट कर देता। हालांकि उसके पास मिलिट्री पावर थी, उसके पास ओवरऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स थे, एवरीथिंग थी उसके पास। लेकिन वो इकोनॉमिकली जब कमजोर हुआ तो वो टूट गया। तो उस वक्त से ऑनवर्ड ये जो 21st सेंचुरी है इसके अंदर दो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है वो बड़ा फोर फ्रंट पे है जी। और ओवरऑल दुनिया अब इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मान रही है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी के मसाइल हैं, ये सिंस इंडिपेंडेंस हैं, हमारे मुल्क के अंदर कभी भी इकोनॉमी एक ना स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो अगर इसके हम ये इंट्रोडक्शन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वही है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये काजेज हैं जी इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर। ऐसा क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक उसकी परफॉर्मेंस एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड रही है। 1960 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो उसने कुछ इतना एक खातिर खा, जिस तरह मुल्क के अंदर 60-70 सालों में एक इंडस्ट्री करती है, उसने नहीं किया। आप ये देखें कि जापान 1945 के अंदर तबाह हो चुका था, लेकिन 1990s के अंदर, इवन के यूएस के अंदर, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया थी वो मेड इन जापान थी। ओवरऑल दुनिया के अंदर मेड इन जापान, मतलब कि जापान टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर लिहाज से बूम कर रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान था, जो कि 1960s के अंदर एक ट्रेंड ट्रेंड सेक्टर सेटर सॉरी ट्रेंड सेटर कंसिडर किया जाता था फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड, वो एक जंग के अंदर, जो कि किसी और की जंग थी, उसमें इन्वॉल्व था। उसने इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट्स रही हैं वो तकरीबन ज़्यादातर स्पोर्ट्स के ऊपर, टेक्सटाइल और कॉटन रही हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट्स की competitiveness है वो काफ़ी कम रही है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब कि हमें एग्रीकल्चर के थ्रू हम अपनी, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कॉटन और टेक्सटाइल मोस्टली हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं। तो वो अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई एग्रीकल्चर का शौक आता है तो
इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली हमें उसका पे बैक करना पड़ता है, वो बैक फायर कर जाती है। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो कॉटन वगैरह या कुछ भी इस तरह का, अगर जिस तरह लोकस्ट अटैक लास्ट टाइम हुआ है या उसके अलावा कुछ भी होता है अगर इंडस्ट्री, अगर हमारी एग्रीकल्चर में, तो उसको उसका एक रीजनेबल प्रेशर जो होता है वो हम इंडस्ट्री में भी फेस करते हैं। और कंपेटिटिवनेस के लिहाज से आपको पता है जिस तरह हमारा ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा है, तो हमारा जो उसकी कंपेटिटिवनेस है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अभी ये एक एग्जांपल है कि जापान ने पिछले दिनों हमारा एक टेक्सटाइल का ऑर्डर था उसको रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ उसकी लोअर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं, तो दूसरी बड़ी जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है जी। ये ओवरऑल सिंस 1947 एक निगलेक्टेड सेक्टर रहा है। अगर आप देखें तो 1947 के अंदर ये 53% ऑफ जीडीपी था, मतलब कि इसका जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो 53% था। 1980 में ये 30% हो गया, और 2022 के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये 19% है। ये खुद एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक सेक्टर ऐसे निगलेक्टेड सेक्टर रहा है। अगर हम इसकी और मैनिफेस्टेशंस देखें तो हमारे मुल्क के अंदर आज भी फ्लड इरिगेशन चल रहा है। हम खालों के ज़रिए और नहरों के ज़रिए वो जो एक दरमियान में वो करते हैं, पानी जो लगाते हैं, हमारा पानी लगाने का प्रोसेस वो ही पुराना, सदियों पुराना है। हम सीड सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, जिसमें खाद वगैरह और वाटरिंग, पानी देना, कुछ भी जो भी देख लें वो सारा आउटडेटेड है। उसके अलावा हमारी जो क्रॉप्स हैं वो सारी वाटर इंटेंसिव हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन, पाकिस्तान इज द फोर्थ बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। और पानी में हमारी जो आईएमएफ ने और ओवरऑल पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने भी हमें ये वार्निंग्स दे चुके हैं कि हम पानी में किस तरह लैग कर रहे हैं। स्टिल वी आर ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। तो ये एक खुद हम अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसके साथ साथ हम अगर आगे जाएं तो अनस्किल्ड फार्मिंग है, ब्लाइंड फार्मिंग है, ट्रेनिंग कोई नहीं की जाती हमारे फार्मर्स की, उनको कुछ नहीं बताया जाता। और जो लास्ट वाला पॉइंट वो ये है कि आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के साथ साथ आपको चाहिए था कि आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते, आप अपनी एग्री की जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक शेमफुल किस्म की बात ये है कि हमने लास्ट ईयर इन 2021 22 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, हमने 9.5 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स थी जिनको हमने इंपोर्ट किया, जिनमें कॉटन, ऑयल एंड हमारी जो वीट थी। तो ये एक शेमफुल सीन है हमारे लिए एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एक बुक है पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर और ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर, ये स्टीफन पी कोहन ने लिखी है जी। उनके मुताबिक भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसने एग्रीकल्चर और लैंड को बहुत इग्नोर किया है। उसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान ने कभी भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं की जिस तरह ईस्ट एशियन नेशंस और इंडिया ने की। और उसके अलावा पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज रही है कि आपने अपने किसानों की या ओवरऑल जो आपकी वेजेस हैं वो लो रहे हैं। आपने यूनियंस हमारी उनको हरास किया जाता रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारी कभी एजुकेशन के ऊपर नहीं हुई। अब ये देखें कि 20% एजुकेशन, वो 20% ऑफ जीडीपी रिक्वेस्ट करता है यूएन, यूनिसेफ। उनके मुताबिक कि एक मुल्क को 20% तो लाजमी करना चाहिए अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट, लेकिन पाकिस्तान लेस देन 2% अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। नेक्स्ट हमारा है जी डेफिसिट डायलेमा। इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट जिन्हें कहते हैं, और दूसरा है बजट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं, जबकि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ना इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स होगा, मतलब कि जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और एक्सपोर्ट्स कम होंगी, और आपकी जब आउटफ्लो ऑफ मनी, आप जब मनी बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं, मतलब कि आप चीज़ें बरामद ज़्यादा कर रहे हैं, सॉरी बरामद कम कर रहे हैं और दरामद ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो आपका जो एक डेफिसिट होगा वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। और ये पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हमारे जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर रजा बाकिर, उनके मुताबिक करंट अकाउंट डेफिसिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी।
तो हमारा ये एक बहुत ही सीरियस इशू रहा है। हमारा इस टाइम पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मैं यहाँ पर वो लिखना भूल गया, वो इस टाइम हमारा हम 17 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं, जो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, पीटीआई गवर्नमेंट, उनके इरा में ये 18 बिलियन डॉलर से, जो कि 2018 में था, से वो 1.8 बिलियन डॉलर पे लेके आए थे। लेकिन अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसके वजह से और ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दोबारा इस टाइम 17 बिलियन डॉलर पे है। उसके अलावा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 30 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट है। हमारी एक्सपोर्ट्स इस टाइम 25 और 30 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट चल रही हैं, और हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो 60 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी हैं। इसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती हैं, और वो फर्दर लीड्स टू करेंसी डिवैल्यूएशन। ये आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ अरसे में हमारी जिस तरह करेंसी डिवैल्यू हुई है। स्टार्टिंग में जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, तब काफ़ी एक चंक आया था, एक एक मतलब क्या ना, फ्री फॉल हुआ था। यकदम 108 से शायद हम 160 प्लस गए थे, और अब जब ये नई गवर्नमेंट आई है तो हम 200 प्लस, अब इस आजकल तकरीबन 215-16 पे ऑलमोस्ट ये चल रहा है। बजट डेफिसिट भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमारा रेवेन्यू बहुत कम है। और ये हम आगे टैक्सेशन वाले इसमें बात करेंगे कि हमारा रेवेन्यू क्यों कम है। हमारी जो एक्सपेंसेस हैं हम उनको यूज़ ज़्यादा करते हैं, और हमारी हमारी जो जनरेशन वो कम है। चौथा बड़ा जो हमारा इशू है जी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस ही नहीं रहा। अगर रहा है तो हमारी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज रही हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें 1971 से ऑनवर्ड, बिकॉज पहले तो वैसे ही एक नया फेज था, और उसकी वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर सके। लेकिन अगर 1971 से ऑनवर्ड देखें तो भुट्टो की नेशनलाइजेशन, फिर हमारी सोवियत अफगान वार, फिर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गया, उसकी वजह से फिर उसके बाद हमारा 9/11 का इंसिडेंट हो जाता है। फिर ओवरऑल जो ये लास्ट 20 ईयर्स हमारी ड्रोन स्ट्राइक्स, टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं, इनकी वजह से मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है। और आप खुद अंदाजा करें, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो, तो इवन कि हम जैसा लोग भी किसी ऐसे अनस्टेबल कंट्री में जाके कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। उनको तो डर होगा, जारी बात है, कि हमारा कहीं पैसा डूब ना जाए। तो एक अनस्टेबल सी कंडीशन रही है पाकिस्तान में। और अगर जब हम आफ्टर द एपीएस अटैक हमने नेशनल एक्शन प्लान को इस्तेमाल करते हुए कुछ इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया, तो फिर एफएटीएफ की तलवार हमारे ऊपर लटका दी गई। तो ये एक एग्जांपल इसकी ये दे रहा हूँ कि ईएनआई एक इटालियन ऑयल कंपनी है, उसने अभी पिछले दिनों पाकिस्तान को छोड़ा है। और इसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी शिफ्ट हुई है, कुछ एथोपिया चले गए हैं, कोई बांग्लादेश चले गए हैं। और ये आप अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखें, तो हमारी जो एफडीआई इन 2021 2022 थी वो 1.87 बिलियन डॉलर थी, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड किस्म की है। आप अगर अपने अपने पड़ोसी को देख लें, इंडिया को, उसकी सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में 60 बिलियन डॉलर प्लस जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन हमारी 1.87 बिलियन डॉलर। हमारा ईज ऑफ, हम एक साइड पे हम कह रहे होते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम उनको इंसेंटिव्स देंगे। दूसरे बात पे हम कहते हैं जी हमने अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। ये जो हमारी एक इनकंसिस्टेंट पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो हमारे मुल्क से ऑलमोस्ट नफरत करते हैं, आना तो दूर की बात। तो बाकी जो हैं इंशाल्लाह ताला कॉजेस हम अगली वीडियो में देखते देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।